मगनलाल और उसके बेटे आखिरकार सब करने के बाद अपने कमरे में चुपचाप बैठ गए और इंतजार करने लगे कुछ होने का, बेबस और इस उम्मीद के साथ कि शायद बाबा की बात सच हो जाए, शायद रेनू फिर से जिंदा हो जाए। घड़ी के कांटे जैसे बढ़ ही नहीं रहे थे। आज समय जैसे रुक सा गया था और पूरे माहौल में बस था तो सन्नाटा और घबराहट। समय बीत रहा था पर कुछ हो नहीं रहा था। कोई आवाज नहीं आ रही थी और ऐसे ही इंतजार करते करते उनकी आंखें वहीं जमीन पे ही लग गई। अगले दिन सुबह हुई। उनके सामने वही लड़की खड़ी थी जिसकी लाश मगनलाल का छोटा बेटा लेके आया था। ये सब देख के सब चौंक गए, घबरा गए, पर फिर खुश हो गए। बाबा ने बताया था कि उस विधि को करने के बाद मगनलाल की पत्नी की आत्मा उस नए शरीर में चली जाएगी और उसके बाद मगनलाल की पत्नी के पहले शरीर का अंतिम संस्कार करना पड़ेगा। और फिर तीनों ने ऐसा ही किया। उन्होंने रेनू के पुराने शरीर का अंतिम संस्कार कर दिया। इसके बाद शायद रेनू उस लड़की के नए शरीर में मगनलाल और अपने बेटों के साथ रहने लगी। सब बहुत खुश थे, पर फिर भी कुछ गड़बड़ थी। दिन भर तो वो ठीक रहती थी, पर रात को थोड़ा अजीब बर्ताव करती थी। खास करके रात के 2-3 बजे अजीब अजीब आवाजें निकालती थी, घुर्राती थी, पर सब इस बात को नजरअंदाज कर रहे थे। पर राजेश के मन में कुछ तो था जो उसे परेशान किए जा रहा था। उसके मन में कुछ तो था जो वो किसी को बताना चाह रहा था पर बता नहीं पा रहा था। और एक अजीब चीज हो रही थी। हर दिन बीतने के साथ मगनलाल और उसके दोनों बेटे थोड़े थोड़े कमजोर होते जा रहे थे। रेनू की अजीब हरकतें और ज्यादा अजीब हुए जा रही थी। कभी कभी वो दिन में भी गुर्राने लगती थी और कुछ ऐसी ही बातें। दिन बीत रहे थे। एक दिन वो तीनों बाहर गए थे। दिन ढलने के बाद शाम को तीनों अपने घर पहुंचे। अंदर जाने के बाद अंदर का नजारा देख के वो सब सहम गए। उन्होंने देखा कि अंदर के कमरे में रेनू एक बिल्ली के शरीर को नोच नोच के खा रही थी। उसके मुंह पे खून लगा था और अजीब तरीके से हंसे जा रही थी वो। ये देख के सब घबरा गए और उसी समय वो लोग बाबा के पास पहुंचे। उन्होंने बाबा को सारी बात बताई। उनकी बात सुन के बाबा भी थोड़ा सहम गया। ऐसा लगा जैसे उसे भी पता है इसके बारे में कुछ जो वो बताना नहीं चाह रहा था। क्या तुम लोगों ने वैसा ही किया था जैसे मैंने तुम्हें बताया था? हाँ बाबा, हमने वैसा ही किया था जैसा आपने बताया था। कुछ दिन तो ठीक था, पर आज वो बहुत अलग लग रही थी और ये जानवर को मार के खाना तो बहुत ही अजीब लग रहा है। ठीक है, मैं सोचता हूँ इस बारे में। शायद उसकी तबीयत खराब होगी। तुम लोग घर जाओ और उसका ख्याल रखो। इसके बाद वो लोग वहां से चले गए। बाबा भी शाम को अपनी कुटिया में चला गया। वो रात को सो रहा था, पर तभी उस लड़की को वैसे देख के बाबा बहुत घबरा गया। अगले दिन शाम को वो उसी खंडहर में पहुंचा जहां से मगनलाल को वो धागा मिला था। वहां जाके एक खाली दीवार के सामने उसने कुछ मंत्र पढ़े और तभी अचानक से एक परछाई सी उभरी अंधेरे में। उसकी आंखें चमक रही थी और बहुत भयानक आवाज आ रही थी। बाबा ने फिर बोलना शुरू किया। मैंने तो तुम्हारी बात मान ली थी। हमारे बीच तय हुआ था कि मैं तुम्हारे पास एक आत्मा भेजूंगा और इसके बदले तुम मुझे बख्श दोगे। फिर तुम्हारा प्रेत मेरी झोपड़ी के पास क्यों था? अभी तो बस शुरुआत थी। तय हुआ था कि मेरे पास एक आत्मा आएगी, पर इस पूरे चांद की रात को मुझे कोई आत्मा नहीं मिली। पर मैंने तो किसी को भेजा था तुम्हारे पास। तुम्हें आत्मा मिल जानी चाहिए थी।
अमावस्या तक का वक्त है तुम्हारे पास। इसके बाद वो परछाई गायब हो गई। बाबा ये सुन के बहुत डर गया। वो तुरंत उसी रात को मगनलाल के घर पहुंचा। वहां जाके उसने आवाज दी। वो तीनों बाहर आए। सच सच बताओ, क्या मैंने जैसे कहा था तुमने वैसा ही किया है या फिर कुछ और हुआ है? जो भी है सच सच बता दो, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। इस बात पे मगनलाल ने फिर वही जवाब दिया जो उसने पहले दिया था, जैसा कि उसने बाबा को पहले बताया था। पर फिर मगनलाल के छोटे बेटे राजेश ने कहा, बाबा, हमने वैसा ही किया जैसा आपने बताया था, सिवाय एक चीज के। इस पे मगनलाल और बड़ा बेटा उसे देखने लगे। वो आश्चर्य में थे क्योंकि उन्हें भी इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था।